वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों हम विज्ञान डिस्कस कर रहे हैं। क्लास 8 के पाठ्यक्रम को हम डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों। एग्जाम ओरिएंटेड कंपटीशन एग्जाम में जो साइंस पूछी जाती है दोस्तों, उसमें सिलेबस में लिख रखा रहता है कई बार कि एनसीईआरटी बेस्ड 6 से लेकर टेंथ लेवल तक के पूछा जाएगा। तो मैंने क्लास 6 और 7 डिस्कस कर चुका हूं दोस्तों। अब 8th क्लास को मैं कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से नोट्स से डिस्कस कर रहा हूँ, जो हैंड राइटिंग नोट्स से बिल्कुल काम का बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो अपने को एग्जाम में परीक्षा में काम आ सके। पहला लेक्चर मैंने डिस्कस कर चुका हूँ, यानी चैप्टर नंबर पहला हो चुका है। चैप्टर नंबर 2 भी मैंने डिस्कस कर चुका हूँ। इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 3 डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है संश्लेषित रेसे और प्लास्टिक के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों नोट्स से डिस्कस करूंगा मैं। बुक में कुछ ज़्यादा लिखा रहता है, अपने को कॉम्पिटिशन एग्जाम में ही काम आएगा आपको ये लेक्चर दोस्तों, है ना। जो क्लासेस की एग्जाम होती है दोस्तों, उसमें काम नहीं आएगा, उसमें अच्छे से लिखना पड़ता है अपने को। एग्जाम ओरिएंटेड ऑब्जेक्टिव के रूप में हमारे को जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, हमारे को एक बेसिक जानकारी, बेसिक समझ हमारे दिमाग में विकसित हो सके, उस हिसाब से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा दोस्तों। आइए शुरू करेंगे। चैप्टर नंबर 3 है संश्लेषित रेसे एवं प्लास्टिक, कक्षा 8वीं का एनसीईआरटी समरी नोट्स है दोस्तों। राइटिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं आपको बोलूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। चैप्टर का नाम है संश्लेषित रेसे और प्लास्टिक। तो दोस्तों संश्लेषित रेसे, है ना, जिसे सिंथेटिक फाइबर कहते हैं और प्लास्टिक को प्लास्टिक ही कहते हैं। तो संश्लेषित रेसे और प्लास्टिक दोनों ही बहुलक यानी पॉलीमर होते हैं दोस्तों। दोनों ही क्या होते हैं? ये दोनों ही बहुलक, दोनों ही क्या होते हैं? बहुलक, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं इसको पॉलीमर, है ना। पॉलीमर होते हैं दोस्तों, जो बहुत बड़ी इकाइयों से बने होते हैं, जो बहुत बड़ी इकाइयों से बने हुए होते हैं, जिन्हें छोटे छोटे इकाइयों को जोड़कर बनाया जाता है। देखो क्या है, जो बहुत बड़ी इकाइयों से बने होते हैं, लेकिन जिन्हें छोटी छोटी इकाइयों से जोड़कर बड़ा बनाया जाता है ना। संश्लेषित रेसे रासायनिक संश्लेषण से प्राप्त होते हैं दोस्तों। ये संश्लेषित रेसे जो होते हैं, ये रासायनिक संश्लेषण से प्राप्त होते हैं, जबकि प्लास्टिक का उपयोग कई तरह के उत्पादों को बनाने में किया जा रहा है, कई तरह के उत्पादकों को बनाने में किया जा रहा है। तो दोस्तों देखो यहाँ पे क्या समझने वाली बात है की बात कर रहे हैं अपन संश्लेषित रेसे की। अपन ने पिछली क्लास में प्राकृतिक रेसों के बारे में पढ़ा था दोस्तों। प्राकृतिक रेसे जैसे कि कपास, ऊन हो गया, रेशम हो गया आदि पौधे तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं, उन्हें प्राकृतिक रेसे कहते हैं। जो प्रकृति से प्राप्त होने वाले रेसे रहते हैं, जैसे कि कपास, ऊन, रेशम आदि पौधे एवं जंतुओं से प्राप्त होते हैं, पौधे एवं जंतुओं से प्राप्त होते हैं। तो उसी प्रकार दोस्तों संश्लेषित रेसे प्राकृतिक स्रोत जैसे पादप या जानवर से प्राप्त नहीं होते, बल्कि रासायनिक संश्लेषण से प्राप्त होते हैं, बल्कि रासायनिक संश्लेषण से प्राप्त होते हैं। तो देखो वही लिखा हुआ है। दूसरी ओर संश्लेषित रेसे मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं दोस्तों, मनुष्यों द्वारा बनाए जाते हैं, है ना। यानी रासायनिक संश्लेषण से प्राप्त करते हैं, मनुष्यों द्वारा बनाए गए रासायनिक संश्लेषण से प्राप्त होते हैं, तथा इसे ही मानव निर्मित रेसे कहते हैं, तथा इसे ही मानव निर्मित रेसे कहते हैं। संश्लेषित रेसे को ही मानव निर्मित रेसे कहते हैं। समझ में आ गया। प्राकृतिक रेसे अलग थे, जो अपन ने पढ़े थे, कपास, ऊन, रेशम आदि पौधों और जंतुओं से प्राप्त होते हैं। लेकिन संश्लेषित रेसे की बात करें तो संश्लेषित रेसे जो होते हैं, ये मनुष्यों द्वारा बनाए जाते हैं, तथा इन्हें मानव निर्मित रेसे कहते हैं, मानव निर्मित रेसे कहते हैं। तो एक हम साधारण सी डेफिनेशन के हिसाब से हम बोल सकते हैं, संश्लेषित रेसे प्राकृतिक स्रोत जैसे पौधों और जानवर से नहीं, बल्कि रासायनिक संश्लेषण से प्राप्त होते हैं, रासायनिक संश्लेषण से प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए रेयान, नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक जैसे रेसे संश्लेषित रेसे के उदाहरण हैं, जो अपन आगे पढ़ेंगे दोस्तों। संश्लेषित रेसे में प्राकृतिक रेसों की तुलना में कई गुण होते हैं दोस्तों, कई गुण होते हैं, जैसे कि ये मजबूत होते हैं, जल रोधी होते हैं, झुर्री रोधी होते हैं, ये सब पता होना दोस्तों। देखो वही लिखा है यहाँ पे, संश्लेषित रेसे द्वारा बनाई जाती है, यानी कि ये कैसे बनते हैं? संश्लेषित रेसे द्वारा बनाई जाती है, छोटी इकाई जोड़ जोड़कर, मैंने बताया था, छोटी इकाई जोड़ जोड़कर बनाई जाती है, एक रासायनिक पदार्थ को जोड़ जोड़कर बनाई जाती है। जो छोटी छोटी इकाई मिलकर बनते हैं दोस्तों, जो संश्लेषित रेसे होते हैं, छोटी छोटी इकाई मिलकर बनते हैं, उसे ही बहुलक या पॉलीमर कहते हैं, उसे ही बहुलक या पॉलीमर कहते हैं। तो मैंने बताया था संश्लेषित रेसे और प्लास्टिक दोनों ही बहुलक या पॉलीमर होते हैं। तो जो छोटी छोटी
छोटी छोटी चीज़ों से जोड़कर जो बनाए जाते हैं, छोटी छोटी इकाइयों को जोड़कर जो बनाया जाता है दोस्तों, है ना, संश्लेषित रेसे रासायनिक संश्लेषण से प्राप्त होते हैं, है ना। तो उसे ही क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं, बहुलक यानी पॉलीमर कहते हैं। तो अब यहाँ पे संश्लेषित रेशों के प्रकार दिए हुए हैं, तो इसको देख लेना है अपने को, संश्लेषित रेशों के कौन से प्रकार है ना। तो प्रकारों के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। तो प्रकार में आता है सबसे पहले रेयान की बात करते हैं। सबसे पहला आता है रेयान। तो रेयान जो होता है ये एक अर्ध सिंथेटिक फैब्रिक है दोस्तों। क्या है ये रेयान? एक अर्ध सिंथेटिक फैब्रिक है। इसे विस्कोस भी कहा जाता है, कभी कभी इसे विस्कोस भी कहा जाता है। यह लकड़ी और कृषि उत्पाद से मिलने वाले सेलुलोज से बना होता है दोस्तों। रेयान के कपड़े मुलायम होते हैं, आरामदायक होते हैं, दिखने में शानदार होते हैं, इसलिए इसका इस्तेमाल फैशन उद्योग में काफ़ी होता है दोस्तों। फैशन उद्योग में काफ़ी होता है, इसीलिए देखो यहाँ पे लिखा हुआ है काष्ठ लुगदी होते हैं। काष्ठ लुगदी का मतलब मैंने बताया ना यहाँ पे, लकड़ी और कृषि उत्पाद से मिलने वाले सेलुलोज से बनी होती है, इसलिए काष्ठ लुगदी होते हैं। काष्ठ लुगदी के रासायनिक उपचार से प्राप्त किए जाते हैं, उसमें रासायनिक उपचार करते हैं, रासायनिक उपचार से प्राप्त किए जाते हैं। ये जो रेशा है रेयान, ये कृत्रिम रेशा कहलाता है दोस्तों। कृत्रिम रेशा कहलाता है। कृत्रिम रेशा क्यों कहलाता है? क्योंकि ये रेशा जो है मानव निर्मित रेशा है, मानव ने बनाया है ना। मानव निर्मित रेशा है, मनुष्य द्वारा बनाया गया रेशा है, इसलिए इसको कृत्रिम रेशा कहते हैं। इससे क्या क्या बनते हैं? तो इससे बिस्तर बनते हैं दोस्तों, कंबल बनते हैं। इससे बिस्तर बनते हैं, कंबल बनते हैं। कपास को मिलाकर बनाया जाता है दोस्तों, है ना। कपास को मिलाकर बिस्तर, कंबल ये सब मिलाया के बनाया जाता है। ऊन मिलाकर भी गलीचा बनाया जाता है, ऊन को मिलाकर भी गलीचा बनाया जाता है। तो रेयान से क्या क्या बनता है? तो बिस्तर बन रहा है, कंबल बन रहा है, गलीचा बन रहा है। ये एनसीईआरटी में तीन ही एग्जाम्पल दिए हैं, इसलिए तीन ही एग्जाम्पल याद रखना है। रेयान निर्मित वस्तुओं के चित्र बना के दिए गया था, उसमें बिस्तर का था, कंबल का था, गलीचे का था, है ना, गलीचे का था। बस इतने पर्दे वर्दे बनते हैं, तो ये समझ में आ गया। अब बात करते हैं अपन नाइलॉन की। नाइलॉन, तो नाइलॉन एक सिंथेटिक बहुलक होता है दोस्तों। ये भी एक सिंथेटिक बहुलक होता है, यानी सिंथेटिक पॉलीमर कहते हैं, जो पॉलियामाइड परिवार से संबंधित है। तो काय से बना हुआ है ये? पॉलियामाइड परिवार से संबंधित है, जिसे रेशे, फिल्मों और अन्य आकृतियों में ढाला जा सकता है दोस्तों। इस रेशे को फिल्मों और अन्य आकृतियों में ढाला जा सकता है। यह मजबूत होता है, लचीला होता है, टिकाऊ होता है। इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के उत्पादकों में किया जाता है, जैसे कि कपड़े बनते हैं, रस्सियाँ बनती है, प्लास्टिक के पुर्जे बनते हैं, ये सब चीज़ों में इसका इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। नाइलॉन के रेशे काफ़ी मजबूत होता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मानव निर्मित रेशा है, सबसे ज़्यादा उपयोग में लाया जाता है नाइलॉन को ही, है ना। दुनिया का पहला संश्लेषित रेशा निर्मित है दोस्तों। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, एक बार वनडे एग्जाम में आया था, कांस्टेबल में पूछा था, दुनिया का पहला निर्मित रेशा कौन सा है करके, या फिर सबसे पहला मानव निर्मित रेशा कौन सा है? तो नाइलॉन दोस्तों। ऑप्शन में रेयान, नाइलॉन ऐसा दे देता है, तो अपने को क्या लगाना है? नाइलॉन लगाना है। नाइलॉन मानव निर्मित पहला रेशा है दोस्तों। नाइलॉन जो है ये मानव निर्मित पहला रेशा है, इसके बारे में अपने को पता होना, ये क्वेश्चन आते रहता है, एनसीईआरटी की बुक में भी दिया हुआ है लास्ट में, है ना। तो ये नाइलॉन रेशा जैसा दिखता है, प्रबल और लचीला होता है। 1939 में नाइलॉन सामने आया था दोस्तों। 1939 में बनाया गया था, द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ था उस टाइम पे इसको बनाया गया, निर्मित किया गया था। तो दुनिया का पहला संश्लेषित मानव निर्मित रेशा है, कभी पूछा तो नायलॉन है ना। यह बहुत मजबूत, लचीला, टिकाऊ होता है, इसलिए इसका उपयोग विभिन्न प्रकार में किए, कपड़े, रस्सियाँ, प्लास्टिक। नाइलॉन कुछ एलिफेटिक यौगिक पर आधारित कृत्रिम पॉलीमर का समूह होता है दोस्तों। कृत्रिम पॉलीमर का समूह होता है। इससे नाइलॉन रेशे के उपयोग, जैसे कि पैराशूट बनता है, पहाड़ में चढ़ने वाली रस्सी काफ़ी मजबूत होती है तो वो बनते हैं दोस्तों। तो इससे क्या बनते हैं? जुराबे बनते हैं, रस्से बनते हैं, तंबू, दांत साफ करने का जो ब्रश होता है वो भी इसी का बनता है दोस्तों, है ना। कारों की सीट बनती है, के पट्टे, कारों की सीट के जो पट्टे बनाए जाते हैं ना वो बनते हैं। स्पीलिंग बैग और पर्दे बनते हैं दोस्तों। पैराशूट
पैरासूट और जाबूत की रस्सी, जाबूत ने ताबूत की रस्सी और पैरासूट ये सब बनते हैं। जो पहाड़ में चढ़ने वाली रस्सी जो काफ़ी मजबूत होती है दोस्तों, वो भी इसी की बनती है ना, वो भी इसी की बनती है। तो नायलॉन कुछ एलिफेटिक यौगिक पर आधारित कृत्रिम पॉलीमर का समूह होता है दोस्तों, कृत्रिम पॉलीमर का समूह होता है। तो इतना चीज़ें याद रखना है। प्रबल, प्रयस्त और हल्का भी होता है ये, प्रबल, प्रयस्त और हल्का भी होता है। प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा कहलाता है ये। इसे तार, इस्पात के तार से अधिक मजबूत होता है। इसका जो तार बनाए जाते हैं दोस्तों, इसका तार जो रस्सी बनती है वो इस्पात जो लोहे के तार बनते हैं उससे अधिक मजबूत होता है नायलॉन के, अधिक मजबूत होता है नायलॉन के। तो ये क्वेश्चन आते रहता है, मानव निर्मित पहला संश्लेषित रेशा कौन सा था? नायलॉन लगाना है अपने को। अब बात करते हैं अपन पॉलिएस्टर और एक्रिलिक की। तो ये क्या होता है? पॉलिएस्टर और एक्रिलिक दोनों ही अलग अलग गुणों वाले सिंथेटिक कपड़े हैं दोस्तों, सिंथेटिक कपड़े हैं। पॉलिएस्टर यानी अपनी नमी सोखने की क्षमता और बहुमुखी प्रतिमा के लिए जाना जाता है। वहीं एक्रिलिक नरम, गर्म होता है और अक्सर ऊन की नकल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ऊन टाइप का दिखता है। पॉलिएस्टर की तुलना में कम टिकाऊ और बस इतना ही याद रखना है ना। तो देखो यहाँ पे क्या है, पॉलिएस्टर और एक्रिलिक संश्लेषित रेशे हैं दोनों, इतना याद रखना है। वस्त्र सामग्री हेतु पर्याप्त उपयोगी पदार्थ, कमीज बनाते हैं दोस्तों, इससे कमीजें बनाते हैं, वस्त्र जैसे कमीज बन रही है। टेरिलीन एक लोकप्रिय पॉलिएस्टर है दोस्तों, नाम याद रखना है क्या? टेरिलीन एक लोकप्रिय पॉलिएस्टर है, टेरिलीन एक लोकप्रिय पॉलिएस्टर है। इसके अलावा पीईटी यानी पेट, पीईटी यानी कि पेट, पीईटी का फुल फॉर्म होता है पॉली एथिलीन टरथेलेट। क्या होता है इसका? पॉली एथिलीन टरथेलेट होता है दोस्तों। एक बहुत ही सुपरिचित प्रकार का पॉलिएस्टर होता है ये भी, है ना, सुपरिचित पॉलिएस्टर होता है। इससे बोतल, बर्तन, फिल्म तार ये सब बनते हैं दोस्तों, है ना। तो ये समझ में आ गया। पॉलिएस्टर निर्मित कपड़े, पॉलीकाट बोलते हैं उसको, पॉलीवुड भी बोलते हैं, है ना। पॉलिएस्टर से निर्मित कपड़े को पॉलीकाट, पॉलीवुड, टेरिकाट का कपड़ा सुना होगा, टेरिकाट आदि के नामों से बेचे जाते हैं, आदि के नामों से बेचे जाते हैं पॉलिएस्टर से निर्मित कपड़े। क्या क्या नाम है उसके? पॉलीकाट, पॉलीवुड, टेरिकाट आदि के नामों से बेचे जाते हैं, इतना याद रखना है। किससे क्या मिलाकर बनाया जाता है इसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको देख लो दोस्तों। देखो, पॉलीकट जो होता है ये पॉलिएस्टर प्लस कपास मिलकर बना होता है, थोड़ा कपास भी डालते हैं उसमें, तो पॉलिएस्टर और कपास मिलकर बना हुआ था, उसे पॉलीकट कहते हैं। पॉलीवुड जो है, पॉलीवुड ये जो है पॉलिएस्टर और ऊन से मिलकर बना होता है। पॉलीवुड जो है पॉलिएस्टर और ऊन से मिलकर बना होता है, ये याद रखना है। टेरिकाट जो है टेरिलीन और कॉटन से मिलकर बना होता है। टेरिलीन अभी पढ़े थे ना, टेलिरीन एक लोकप्रिय पॉलिएस्टर होता है ना। तो टेलिरीन और कॉटन से मिलकर बना होता है दोस्तों, कॉटन यानी कपास से मिलकर बना होता है दोस्तों टेरिकाट, टेरिकाट, है ना। टेरिलीन और कॉटन यानी काट, इसलिए नाम बन गया उसका टेरिकाट। टेरिलीन और कॉटन से मिलकर बना होता है, किस किस से मिलकर बना होता है पता रहना चाहिए। उसके बाद स्वेटर हो गया, साल हो गया अथवा कंबल का उपयोग करते हैं कि नहीं अपन। यह प्राकृतिक ऊन से निर्मित नहीं होते दोस्तों, है ना, क्योंकि प्राकृतिक ऊन से कैसे बनेंगे? बनते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा ऊन लगेगा ना, प्राकृतिक ऊन से निर्मित नहीं होते। यद्यपि ये ऊन के सदृश दिखाई जाते हैं, तो उसी के टाइप दिखाई देते हैं, ऊन टाइप का। यह एक्रिलिक से बनाए जाते हैं दोस्तों, यह एक्रिलिक से बनाए जाते हैं। कैसे बनता है ये? यह एक्रिलिक से बनाए जाते हैं, है ना, एक्रिलिक से बनाए जाते हैं दोस्तों। प्राकृतिक ऊन काफ़ी महंगा होता है और आसानी से नहीं मिलता, उसको टाइम भी लगता है, तो प्राकृतिक ऊन काफ़ी महंगा होता है, इसलिए उसकी जगह इसका उपयोग करते हैं एक्रिलिक। बिल्कुल ऊन टाइप का ही दिखता है, एक्रिलिक से बनाए जाते हैं, ये याद रखना है। उसके अलावा सभी संश्लेषित रेशे पोलिलियम मूल्य के कच्चे माल को पेट्रो रासायनिक कहलाते हैं और उससे तैयार किए जाते हैं दोस्तों। तो सभी प्रकार के जितने भी संश्लेषित रेशे होते हैं, तो अपन बोल सकते हैं इसका निर्माण कैसे होता है, संश्लेषित रेशों का निर्माण कैसे होता है। तो संश्लेषित रेशों का निर्माण पेट्रोलियम उत्पादों या अन्य रासायनिक पदार्थों से किया जाता है।
पेट्रोलियम उत्पादों या अन्य रासायनिक पदार्थों से किया जाता है दोस्तों, है ना। तो यही लिखा है यहाँ पे, पेट्रोलियम मूल के कच्चे माल जो पेट्रो रसायन कहलाते हैं उससे तैयार किया जाता है, उससे तैयार किया जाता है। अब बात करते हैं अपन प्लास्टिक की। प्लास्टिक क्या होता है करके, तो प्लास्टिक क्या होता है तो अपन ने तो शुरू में पढ़ ही लिए थे प्लास्टिक क्या होता है करके, फिर भी एक बार यहाँ पे मैं बताने की कोशिश करता हूँ, है ना। प्लास्टिक क्या होता है, प्लास्टिक भी संश्लेषित पदार्थ से बने होते हैं। इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के उत्पादों को बनाने के लिए किया जाता है। प्लास्टिक का निर्माण भी पेट्रोलियम उत्पादों या अन्य रासायनिक पदार्थों से किया जाता है दोस्तों। पेट्रोलियम उत्पादों या अन्य रासायनिक पदार्थों से किया जाता है ना। प्लास्टिक के भिन्न प्रकार होते हैं, जैसे थर्मोप्लास्टिक होता है और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक भी होता है, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। प्लास्टिक का उपयोग विभिन्न वस्तुओं जैसे पैकेजिंग, कंटेनर, कपड़ों में किया जाता है, कई प्रकार की चीज़ों में किया जाता है, अभी आगे पढ़ेंगे अपन। तो इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आया क्या, बहुत ईजी है। तो बस इतना सा याद रखना है। कभी पूछा प्लास्टिक का निर्माण कैसे होता है, तो संश्लेषित रेशों के निर्माण पेट्रोलियम इसका निर्माण प्लास्टिक का निर्माण पेट्रोलियम उत्पाद या अन्य रासायनिक पदार्थों से होता है। संश्लेषित रेशे की तरह ही प्लास्टिक भी एक बहुलक यानी पॉलीमर होता है दोस्तों, है ना। इसकी इकाई व्यवस्था एक ही प्रकार की नहीं होती, एक ही प्रकार की नहीं होती, इसकी इकाई व्यवस्था एक ही प्रकार की नहीं होती, अलग अलग तरीक़ों से बनाया जाता है। एक तो रेखीय हो सकती है, एक तो क्या होता है, रेखीय हो सकती है, एक तिर्यकबद्ध होती है यानी क्रमबद्ध, एक होती रेखीय, एक क्रमबद्ध होती है जिसे क्रॉसबद्ध भी बोलते हैं। क्रॉसबद्ध यानी ऐसा ऐसा करके बनता है क्रॉसबद्ध, तो उसको क्रॉसबद्ध बोलेंगे। और एक रेखी ऐसी ऐसी करके होती है रेखी, है ना। तो इन्हें पुनः चक्रण भी किया जा सकता है, इनको जो है पुनः चक्रण भी, प्लास्टिक को पुनः चक्रण भी किया जा सकता है कि नहीं, इन्हें पुनः चक्रण भी किया जा सकता है। पॉलीथीन का मतलब होता है पॉलीधन एथीन, है ना, प्लास्टिक का ही एक उदाहरण है दोस्तों। पॉलीथीन का मतलब होता है पॉलीधन एथीन, प्लास्टिक का ही उदाहरण है। ऐसी प्लास्टिक जो पिघलने लगती है उसे थर्मोप्लास्टिक कहते हैं दोस्तों। थर्मोप्लास्टिक का मतलब क्या होता है, ऐसी प्लास्टिक जो पिघलने लगती है, थर्मो का मतलब होता है गर्म करना, थर्मोप्लास्टिक, ऐसी प्लास्टिक जो पिघलने लगती है उसे थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। जैसे खिलौने, कंगियाँ बनाते हैं, कंगियाँ, खिलौने, है ना, जो पिघलती नहीं उसे थर्मोसेटिंग कहते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। जो पिघलती नहीं उसे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। जैसे एक सांचे में ढाल दिया जाता है तो उन्हें उष्मा देकर गर्म नहीं किया जा सकता, उष्मा देकर गर्म नहीं किया जा सकता और फिर से पिघलाया नहीं जा सकता, उसको बोलते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक यानी जिसको सेट कर लिया और पिघला नहीं सकते, है ना। तो ये समझ में आ गया। इससे क्या क्या बनते हैं, तो इससे बेकेलाइट बनता है, मेलेमाइन बनता है। इससे क्या क्या बनता है, एक तो बेकेलाइट बनता है, मेलामाइन बनता है। जो बेकेलाइट होता है दोस्तों उष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। जो बेकेलाइट होता है, बेकेलाइट बनता है तो बेकेलाइट उष्मा और विद्युत का कुचालक होता है, कुचालक, है ना, कुचालक होता है। ये बेकेलाइट के स्विच बनते हैं, स्विच, और बर्तन के हैंडल बनाए जाते हैं। जब तो अपन गंजी गर्म हो जाती है, लेकिन जो हैंडल पकड़ के उतारते हैं, चाय उतारते हैं या कुकर का हैंडल देखे होंगे, तो वो गर्म नहीं होता, लेकिन गंजी तो गर्म है, तो वो बेकेलाइट के ही बनाए जाते हैं, बेकेलाइट के बनाए जाते हैं। जो स्विच बनाते हैं, स्विच, बटन, है ना, बोर्ड में बटन, करंट नहीं लगता अपने को क्योंकि कुचालक होते हैं, और ये हैंडल गर्म नहीं होता क्योंकि वो उष्मा का कुचालक होता है, और ये स्विच जो होता है विद्युत का कुचालक होता है। तो बेकेलाइट से ये बनते हैं, याद रखना, पूछा जाता है। इसके अलावा जो मेलामाइन है दोस्तों, ये आग रोधी होता है, आग रोधी होता है, उष्मा की अधिक क्षमता सह लेता है, ये उष्मा की अधिकतम क्षमता सह लेता है। मेलेमाइन भी फायर ब्रिगेड के कपड़े बनते हैं दोस्तों, मेलेमाइन से फायर ब्रिगेड के कपड़े बनते हैं। जो फायर ब्रिगेड में आग बुझाने जो लोग जाते हैं तो कपड़ा पहन के जाते हैं सफ़ेद कलर का, तो वो कपड़ा काय का बनता है, तो कपड़ा दो चीज़ से मिलकर बना होता है, एक तो मेलामाइन से, दूसरा एस्बेस्टॉस से मिलकर बना होता है। जो एस्बेस्टॉस भी एक प्रकार का खनिज होता है दोस्तों, जो उष्मा रोधी होता है, उष्मा रोधी होता है। तो एस्बेस्टॉस का प्रयोग अग्निरोधी वस्त्र बनाने में किया जाता है, और एस्बेस्टॉस और मेलामाइन मिला हुआ रहता है वो कपड़े में, मेलामाइन मिला हुआ रहता है वो कपड़े में, याद रखना है, कभी पूछा जा सकता है ना। अग्निरोधी वस्त्र बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। समझ में आ गया दोस्तों।
मेलामाइन और एस्बेस्टॉस का प्रयोग अग्निरोधी वस्त्र बनाने में किया जाता है। प्लास्टिक अभिक्रिया नहीं करते वस्तु के साथ, इसीलिए इसका उपयोग दवाई के साथ किया जाता है या मेडिकल साइंस में यानी दवाओं में, मेडिकल उद्योगों में किया जाता है दोस्तों, प्लास्टिक अभिक्रिया नहीं करते करके। टेफ्लॉन भोजन पकने के पात्रों पर ना चिपकने वाली परत लगाने में काम आता है। तो कई बर्तन आ रहे हैं दोस्तों, कई बर्तन आते हैं उसमें टेफ्लॉन की परत चढ़ी हुई होती है, तो भोजन पकने के पात्रों पर ना चिपके, है ना, भोजन ना चिपके करके टेफ्लॉन का प्रयोग किया जा रहा है। टेफ्लॉन का प्रयोग ये याद रखना है। अग्निसह प्लास्टिक की बात हो रही है यहाँ पे। मेलामाइन प्लास्टिक की परत चढ़ा दी जाती है जिससे अग्निरोधी वस्त्र बनाए जाते हैं, अग्निरोधी हो जाता है और वस्त्र बनाए जाते हैं। प्लास्टिक पर्यावरण के लिए हानिकारक है दोस्तों, ये तो आपको पता ही है, प्लास्टिक पर्यावरण के लिए हानिकारक है। जलने पर यह गैस निकलती है, कौन सी गैस निकलती है, तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है दोस्तों। प्लास्टिक जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, ये पता होना। प्लास्टिक पूरी तरह से तेल और गैस से बना जैसे, तो इसलिए जलता है दोस्तों, है ना। तो वास्तव में ये CO2 वायुमंडल में छोड़ता है दोस्तों, है ना, CO2 वायुमंडल में छोड़ता है। कार्बन, उसके बाद पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाते हैं उसे बायोडिग्रेडेबल यानी जैव निम्नीकरण कहते हैं दोस्तों। ऐसे पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु की द्वारा अपघटित हो जाते हैं उसे बायोडिग्रेडेबल या जैव निम्नीकरण कहते हैं। वैसे ही एक जो होते हैं दोस्तों, जो नहीं होते है ना, जो नहीं होते उसे नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं, जैसे जैव अनिम्नीकरण, जैसे कि प्लास्टिक हो गया, है ना। सबसे अच्छा साधन रिसाइकल करना है, इसका सबसे अच्छा साधन रिसाइकल करना है प्लास्टिक को। इसी कारण इसे डस्टबिन में फेंकना चाहिए जिससे वो रिसाइकल किया जाए, इसीलिए इसे डस्टबिन में फेंकना चाहिए, जहाँ कहीं भी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के लिए कहीं भी नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि इसका रिसाइकल किया जा सकता है दोस्तों। रिसाइकल करने के 4 सिद्धांत बताए गए हैं। उपयोग कम करिए, जिसे रीयूज कहेंगे, है ना, यानी इसको बोल सकते हैं सबसे अच्छा साधन रिसाइकल नहीं, रीडेट करना है, उसको रीडेट कर दिए, उसको खत्म ही कर दिए, रीडेट कर दिए, है ना। तो इसका उपयोग कम करना, ये रिड्यूस, पुनः उपयोग करिए, रीयूज कर सकते हैं, पुनः चक्री करिए यानी रिसाइकल कर सकते हैं, और पुनः प्राप्त करिए यानी रिकवर। तो ये 4 सिद्धांत का चारों नाम पता होना, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर, ये पूछा जाते रहता है परीक्षा में। इसके अलावा ये जो उधर पढ़ चुके थे वही है। टेफ्लॉन का प्रयोग नॉन स्टिक कुकवेयर में, बर्तनों में किया जाता है जो चिपके ना। बेकेलाइट का प्रयोग गर्मी और ना बिजली की कुचालक होती है, ये गर्मी और बिजली की कुचालक होती है, इसलिए इसके हैंडल बनते हैं, बिजली के स्विच बनते हैं। मेलामाइन यहाँ पे लिखा हुआ है, इससे फर्श टाइल्स भी बनती है दोस्तों, फर्श टाइल्स और रसोई के बर्तन बनाए जाते हैं, जो उदाहरण के लिए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का है। ये मेलामाइन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है दोस्तों। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वो होता है जो अपने पढ़े थे, जो पिघलती नहीं, एक बार ढाल दो तो वैसे ही रहती है, उष्मा देकर गर्म नहीं किया जा सकता, उसको वाली होती है थर्मोसेटिंग। तो इस तरीके से लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं, हम धातु और अधातु को डिस्कस करेंगे, चैप्टर नंबर 4 को, है ना। तो बिल्कुल कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से बताने की कोशिश किया दोस्तों में, जो अपने को एक बेसिक समझ विकसित हो सके, बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।